2 अप्रैल को डोनाल्ड ट्रंप ने लिबरेशन डे की पहली एनिवर्सरी पर एक नया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया। इस ऑर्डर के हिसाब से अमेरिका में इंपोर्ट होने वाले ज़्यादातर पेटेंटेड ड्रग्स पर 100% का टैरिफ लगने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि फार्मा तो इंडिया के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट कैटेगरी है, तो ज़रूर इसका इम्पैक्ट हमारे फार्मा एक्सपोर्ट्स पर भी पड़ेगा, राइट? लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पेटेंटेड ड्रग्स बिल्कुल ना के बराबर बनाती है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव ने भी ये क्लैरिफाई किया है कि इस टैरिफ का इंडिया पर कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। भारत ज़्यादातर जेनरिक फार्मा प्रोडक्ट्स ही मैन्युफैक्चर करता है। लास्ट ईयर हमने यूएस को लगभग $10 बिलियन का फार्मास्यूटिकल्स एक्सपोर्ट किया था। जेनरिक ड्रग्स किसी और मैन्युफैक्चरर के बनाए हुए ड्रग्स का सिर्फ कॉपी होते हैं। अभी तो इस फैक्ट ने हमें एक जियो इकोनॉमिक थ्रेट से बचा लिया, लेकिन इस फैक्ट में हमारे फार्मा सेक्टर की एक बहुत बड़ी शॉर्टकमिंग छिपी हुई है। हमारा पूरा फार्मा सेक्टर इनोवेशन पर नहीं बल्कि जेनरिक मैन्युफैक्चरिंग पर टिका हुआ है। इसका इम्पैक्ट बेटर समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। पिछले साल जहां भारत के पूरे फार्मा सेक्टर का रेवेन्यू $55 बिलियन था, वहीं मर्क जो एक फार्मा इनोवेटर है, उसने अकेले $58 बिलियन का सेल किया। यानी ये एक अकेली कंपनी हमारे पूरे देश की फार्मा कंपनी से भी ज्यादा रेवेन्यू कमा रही है। तो आखिर इंडियन कंपनीज भी इनोवेशन की तरफ क्यों नहीं बढ़ती? इसका सबसे बड़ा रीजन है टेस्टिंग। नए मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करने के बाद क्लिनिकली टेस्ट करना पड़ता है, और इसमें भारत अभी बहुत पीछे है। आज की इस वीडियो में इंडिया की इसी शॉर्टकमिंग को समझेंगे। आखिर इतना बड़ा फार्मा एक्सपोर्ट प्लेयर होने के बावजूद इंडिया पेटेंटेड मेडिसिन में इतना पीछे क्यों है। साथ ही देखेंगे उन मेजर चैलेंजेस को जिनकी वजह से इंडिया में ड्रग्स की क्लिनिकल टेस्टिंग इतनी मुश्किल है। हम उन इनिशिएटिव्स पर भी नजर डालेंगे जिनसे गवर्नमेंट इन मेजर चैलेंजेस को टैकल करने की कोशिश कर रही है। मैं हूं आपका होस्ट श्रेष्ठ। आप देख रहे हैं मार्केट्स बाय ज़ेरोधा हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। सोचिए, किसी रिसर्चर को एक ऐसा मॉलिक्यूल मिल जाता है जो किसी जानलेवा बीमारी को आसानी से क्योर कर सकता है, लेकिन अभी तक उसने इस दवाई की एफिशिएंसी और सेफ्टी को सिर्फ एनिमल्स पर टेस्ट किया है। ये इंसानों पर कितना इफेक्टिव होगा, कितना डोज उनके कंजम्पशन के लिए सेफ रहेगा, ये सब पता लगाने के लिए उस रिसर्चर को क्लिनिकल ट्रायल्स करवाने पड़ते हैं। ये मैन्युफैक्चरिंग का सबसे लंबा और सबसे एक्सपेंसिव स्टेप होता है। क्लिनिकल ट्रायल्स के पहले स्टेज में एक छोटा सा सेफ्टी टेस्ट होता है, जहां मॉलिक्यूल्स को सिर्फ कुछ लोगों पर टेस्ट किया जाता है। अगर यहाँ सब ठीक रहा तो नेक्स्ट स्टेप में इस ड्रग की एफिकेसी चेक की जाती है। साथ ही ये भी देखा जाता है कि ह्यूमन कंजम्पशन के लिए इस ड्रग का कितना डोज सेफ रहेगा। अगर यहाँ भी सब ठीक रहता है तो फाइनल फेज में इस मॉलिक्यूल को हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स पर टेस्ट किया जाता है और कंपेयर किया जाता है कि एग्जिस्टिंग ट्रीटमेंट्स के मुकाबले ये कैसा काम कर रहा है। टेस्टिंग का ये प्रोसेस एक्सपेंसिव होने के साथ साथ काफ़ी लंबा भी होता है। एक सिंगल ड्रग को मार्केट में लाने में लगभग $3 बिलियन तक खर्च हो जाते हैं, और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस कॉस्ट का 70% सिर्फ क्लिनिकल ट्रायल्स में ही खर्च होता है। इतना कॉस्ट हेवी प्रोसेस होने के बावजूद इस प्रोसेस में टाइम सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इतने कंपेटिटिव मार्केट में अगर आपके कंपेटिटर ने आपसे पहले ड्रग डेवलपमेंट फिगर आउट कर लिया तो आपकी पूरी मेहनत वेस्ट हो सकती है। रजिस्ट्रेशन नंबर्स देखें तो इंडिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्लिनिकल ट्रायल्स डेस्टिनेशन है। हमारे बुक्स में आज करीब 95,000 ट्रायल्स पड़े हैं, जिनमें से 18,000 ट्रायल्स तो 2024 में ही रजिस्टर हुए हैं। लेकिन यहाँ एक कैच है, इनमें से ज़्यादातर ट्रायल्स अपने लेट स्टेज में हैं। ये ट्रायल्स वो मल्टीनेशनल कंपनीज कंडक्ट करवाती हैं जो ऑलरेडी कई फेजेस पार कर चुकी हैं, और उन्हें बस एक लार्ज पूल ऑफ पेशेंट्स की ज़रूरत होती है। भारत इन कंपनीज के लिए सिर्फ एक सर्विस लेयर की तरह काम करती है। डेवलप्ड कंट्रीज के मुकाबले भारत में पर पर्सन टेस्टिंग कॉस्ट लगभग आधी है। 2008 से 2022 के बीच भारत में रजिस्टर हुए कई हजारों ट्रायल्स में सिर्फ 220 फर्स्ट इन ह्यूमन फेज 1 ट्रायल्स यहाँ एक्चुअली कंडक्ट हुई हैं, जबकि चाइना हर साल 1000 से भी ज़्यादा ट्रायल्स रन करता है। पॉपवैक्स एक हैदराबाद बेस्ड mRNA स्टार्टअप है। ये कंपनी अपनी फैक्ट्री भी इंडिया में ही चलाती है और मॉलिक्यूल्स भी यहीं डेवलप करती है, लेकिन क्लिनिकल ट्रायल्स ये ऑस्ट्रेलिया में ही करती हैं। इसकी वजह कॉस्ट्स नहीं बल्कि टाइम फ्रेम है। भारत में दुनिया के मुकाबले लैब वर्क काफ़ी सस्ते में हो जाता है, लेकिन यहाँ हर एक प्रोसेस से गुजरने में कंपनीज को काफ़ी वक्त लगता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका और जापान जैसे देशों के बनाए हुए मेडिसिन सिंपली कॉपी करने में हमारा कितना ही नुकसान हो रहा होगा, लेकिन ये सब इतना सिंपल नहीं होता। पहली बात तो ये कि इसकी कोई गारंटी नहीं होती कि इंडियन बॉडीज़ पर ये ड्रग्स वेस्टर्न या ईस्ट एशियन पॉपुलेशन जैसे ही रिएक्ट करेंगे। हमारे अंदर कम से कम 8 मेजर जेनरिक वेरिएशंस हैं जो ये डिसाइड करती है कि हम किसी मेडिसिन पर कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे।
ज़रूरी नहीं है कि जो डोज फिलाडेल्फिया में काम कर रहा हो वो पटना में भी काम करे। दूसरी और सबसे ज़रूरी बात यह है कि कई बीमारियां ऐसी हैं जो स्पेसिफिकली इंडियंस को ही अफेक्ट करती हैं। दुनिया के 1/4 से ज़्यादा ट्यूबरकुलोसिस केसेस भारत में होते हैं और 1/3 से ज़्यादा ओरल कैंसर केसेस भी हमारे यहाँ ही पाए जाते हैं। अगर ये सब बीमारियां हम पर दुनिया से अलग इम्पैक्ट कर रही हैं, तो क्या हमें इन बीमारियों का इलाज खुद से नहीं ढूंढना चाहिए? तो आखिर इंडियन कंपनीज को क्या रोक रहा है? भारत में अगर आप कोई नया ड्रग बनाना चाहते हो तो पेपर्स में तो इसका प्रोसेस काफ़ी सिंपल है। लॉ कहता है कि अगर आप ड्रग डोमेस्टिकली डेवलप कर रहे हैं तो 30 वर्किंग डेज में आपको इसका अप्रूवल मिल जाएगा, और अगर आपका ड्रग पहले ही अब्रॉड में अप्रूव हो चुका है तो भारत में आपको अप्रूवल 90 दिनों में मिल जाएगा। लॉ के हिसाब से तो अगर इस टाइमलाइन में आपको बोर्ड से अप्रूवल नहीं मिलता तो ये मान लिया जाएगा कि आपका ड्रग अप्रूव हो चुका है। लेकिन रेगुलेटर्स के सिर्फ एक इशारे पर इस टाइमलाइन के साथ छेड़खानी की जा सकती है। इससे भी बड़ी प्रॉब्लम है CDSCO से अप्रूवल लेना। CDSCO एक्चुअल अप्रूवल देने से पहले अक्सर एप्लीकेशंस को एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी के पास भेजता है। ऐसा पहले नहीं होता था, लेकिन 2013 में सुप्रीम कोर्ट को CDSCO द्वारा किए गए कुछ क्लिनिकल ट्रायल्स में बड़ी लापरवाहियां दिखीं और सुप्रीम कोर्ट में इन इंस्टीट्यूशंस का एस्टैब्लिशमेंट कंपलसरी कर दिया। इन इंस्टीट्यूशंस के बन जाने से फार्मा कंपनीज के लिए नई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई। पॉपवैक्स के फाउंडर सोहम संक्रम के मुताबिक मेडिसिन के किसी भी एरिया के लिए अक्सर एक ही सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी होती है, जो कि अब एक बहुत बड़ा बॉटलनेक बनता जा रहा है। पहले जहां एप्लीकेशंस हफ्तों में क्लियर हो जाती थीं, अब वो एप्लीकेशंस लगभग 6 महीने तक अटकी रह जाती हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। CDSCO से ग्रीन लाइट मिलने के बाद भी आपको एक एथिक्स कमेटी के पास जाना होगा जो आपके प्रोटोकॉल्स को अप्रूव करेगी। यहाँ ये बहुत ज़रूरी होता है कि इन ट्रायल्स को रियल लोगों पर ही किया जाए। यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों में रेगुलेटरी और एथिक्स रिव्यू पैरेलली चलते हैं, लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता। इसका नतीजा ये निकलता है कि अगर आपने जनवरी में अपना मॉलिक्यूल टेस्ट करने के लिए अप्लाई किया है तो चांसेस बहुत हाई हैं कि आपका पहला पेशेंट सितंबर से पहले नहीं आएगा। इसे एक तरीके का टैक्स ही समझ लो, जो हर उस इनोवेटर पे लगता है जो इंडिया में अपने मेडिसिन को टेस्ट करवाना चाहता है। और यही वजह है कि फॉरेन फार्मा कंपनीज इंडिया को सीरियसली नहीं लेती। भारत चाइना जैसा एक ग्लोबल कॉन्ट्रैक्ट पावर हाउस बनना चाहता है, लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स की एक रिपोर्ट में यही लिखा है, आवर ग्लेशियल टाइमलाइंस मेक अस नॉन स्टार्टर फॉर फॉरेन कंपनीज एक्सप्लोरिंग इंडिया एज अ डेस्टिनेशन फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स। मेडिसिन की टेस्टिंग में लिबरल पॉलिसी खतरनाक भी साबित हो सकती है। तो ये आर्गुमेंट भी सही है कि कुछ महीनों की देरी में अगर सेफ्टी इंश्योर होती है तो लगने दो ज़्यादा टाइम। लेकिन भारत में प्रॉब्लम ये भी है कि हमारे क्लिनिकल ट्रायल्स उतने तगड़े नहीं होते। आइडियली एक क्लिनिकल ट्रायल में 2 बड़े चेक्स होते हैं। पहला, ट्रायल चलते वक्त उसकी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग चलती रहे, और दूसरा, जब ट्रायल खत्म हो जाए तो उसके रिजल्ट्स को पब्लिकली अनाउंस किया जाए। ये दोनों चेक्स भारत में ठीक से इंप्लीमेंट नहीं होते। कोई भी रेगुलेटर हर सिंगल ट्रायल को पर्सनली मॉनिटर नहीं कर सकता। ये काम एथिक्स कमेटी का होता है। इन कमिटीज को मोस्टली हॉस्पिटल्स और मेडिकल कॉलेजेस जैसे इंस्टीट्यूशंस चलाते हैं, और यहीं पेशेंट्स के पूरे ट्रायल प्रोसेस को क्लोजली मॉनिटर किया जाता है। लेकिन प्रैक्टिकली ये चेक्स उतने इफेक्टिव नहीं हैं। कई कमिटीज इस पूरे प्रोसेस को काफ़ी पैसिवली अप्रोच करती हैं। वो इन्वेस्टिगेटर्स की दी हुई रिपोर्ट्स पर डिपेंड करती हैं और खुद साइट विजिट्स नहीं करती। जो स्टाफ विजिट के लिए जाता है उनमें से कई लोग तो ट्रेंड भी नहीं होते हैं। रिजल्ट्स की रिपोर्टिंग में भी कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम्स देखी गई हैं। हर क्लिनिकल ट्रायल को क्लिनिकल ट्रायल्स रजिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी CTRI पर रजिस्टर करवाना होता है। अगर किसी ड्रग टेस्टिंग का नेगेटिव रिजल्ट आ जाता है तो उसका रिजल्ट इस वेबसाइट पर पब्लिकली अवेलेबल होना ही चाहिए। लेकिन रियलिटी में हर 8 में से एक ट्रायल CTRI पर रजिस्टर ही नहीं होती, और जो रजिस्टर होते भी हैं उनमें 4 में से 3 से ज़्यादा तो कभी अपने रिजल्ट्स रिपोर्ट ही नहीं करते। यानी हमारे सिस्टम में एक बार ट्रायल चला जाए तो ये पता लगाना मुश्किल है कि आखिर उसके साथ क्या हुआ। गवर्नमेंट ने इस प्रॉब्लम को रियलाइज करते हुए कुछ रिफॉर्म्स भी इंट्रोड्यूस किए हैं। जनवरी 2026 में गवर्नमेंट ने क्लिनिकल ट्रायल से जुड़े कई चेंजेस इंट्रोड्यूस किए हैं। किसी ऐसे ड्रग जिसकी सिर्फ स्मॉल क्वांटिटीज ही मैन्युफैक्चर होंगी, उसके एग्जामिनेशन, रिसर्च या एनालिसिस के लिए लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स को हटा दिया गया है। गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे टाइमलाइंस को भी कम कर दिया है। फरवरी 2026 में निर्मला सीतारमन ने अपने बजट स्पीच में बायोफार्मा शक्ति स्कीम भी अनाउंस किया है। इसके अंतर्गत अगले 5 साल में सरकार लगभग 10,000 करोड़ 3 गोल्स पर लगाएगी। पहला, पूरे इंडिया में 1000 से ज़्यादा अक्रेडिटेड क्लिनिकल ट्रायल साइट्स बनाई जाएंगी। दूसरा गोल है नए फार्मा रिसर्च इंस्टीट्यूट्स एस्टैब्लिश करना, और तीसरा गोल है रेगुलेटर्स के लिए एक साइंटिफिक कैडर तैयार करना। ये रिफॉर्म्स कितने इफेक्टिव होंगे ये तो वक्त ही बताएगा। ये भारत के लिए काफ़ी क्रिटिकल मोमेंट है।
AI टेक्नोलॉजीज की मदद से हम ड्रग डिजाइनिंग तो कुछ महीनों में ही स्केल कर लेंगे, लेकिन अगर क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए हमें बाहर ही जाना पड़ेगा तो हमारी डिजाइनिंग कैपेबिलिटीज का हमें इतना फायदा नहीं मिलने वाला। अगर इंडिया और चाइना में दो इक्वली कैपेबल लैब्स एक सिमिलर ड्रग पर काम कर रहे हैं, तो जब तक इंडियन लैब्स पहले पेशेंट पर भी टेस्टिंग शुरू नहीं कर पाएंगे, तब तक चाइनीज लैब्स के पास फेज 2 डेटा रेडी हो जाएगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि हम ऐसे परमानेंटली फंसे रहेंगे। कोविड-19 के टाइम पर इंडिया में भी ट्रायल्स अक्सर 1 महीने के अंदर अप्रूव हो जाते थे। अगर हम उसे वापस ले आएं तो हम एक मल्टी बिलियन डॉलर अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या भारत इस ग्लोबल अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा पाएगा? आगे आप कौन से टॉपिक्स पर वीडियोस देखना चाहते हो, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।